Welcome to portfolio management again. Let us come to the next question. Come to one question number 67. Question number 67. Mr. X owns a portfolio with the following characteristics: security A, security B, and risk-free security. ठीक है. फैक्टर 1 सेंसिटिविटी, फैक्टर 2 सेंसिटिविटी. फैक्टर 1 की सेंसिटिविटी है, यानी ये बीटा दिया हुआ है आपको सिक्योरिटी ए का और बी का. फैक्टर 2 की सेंसिटिविटी दी हुई है बीटा ऑफ ए, बीटा ऑफ बी फॉर फैक्टर 2, और एक्सपेक्टेड रिटर्न दिया हुआ है सिक्योरिटी ए का, एक्सपेक्टेड रिटर्न बी का दिया हुआ है, और यहाँ पे रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है. रिस्क फ्री सिक्योरिटी का बीटा 0 है फॉर फैक्टर 1 एंड 0 है फॉर फैक्टर 2. अगर ये नहीं भी दिया जाएगा तो आपको यही मान के चलना है कि बीटा ऑफ रिस्क फ्री सिक्योरिटी विल बी 0 फॉर ऑल फैक्टर्स, राइट. अब देखते हैं नीचे क्या दिया हुआ है. इट इज अज्यूम दैट सिक्योरिटी रिटर्न्स आर जनरेटेड बाय अ 2 फैक्टर मॉडल. सिक्योरिटी रिटर्न्स आर जनरेटेड बाय अ 2 फैक्टर मॉडल. यहाँ पे 2 फैक्टर दिए हैं 1 एंड 2. इसका नाम नहीं दिया है कि फैक्टर 1 क्या और फैक्टर 2 क्या है, बट कोई बात नहीं. अब क्वेश्चन देखना. इफ मिस्टर एक्स हैज 1 लाख टू इन्वेस्ट, मिस्टर एक्स के पास 1 लाख रुपए स्वयं के हैं, खुद के हैं, एंड सेल शॉर्ट ₹50,000 ऑफ सिक्योरिटी बी, और बी को वो शॉर्ट सेल करता है, ₹50,000 रेस करता है. तो अब उसके पास कितना अमाउंट हो जाएगा? बी को हमने शॉर्ट सेल किया है तो आपको हो जाएंगे आपके पास 1 लाख प्लस 50,000. अब 1.5 लाख का आपने क्या किया? एंड परचेजेस ₹1,50,000 ऑफ सिक्योरिटी ए. व्हाट इज द सेंसिटिविटी ऑफ मिस्टर एक्स पोर्टफोलियो टू द 2 फैक्टर्स? तो आपको एक पोर्टफोलियो का सेंसिटिविटी निकालना है. इस पोर्टफोलियो में 2 सिक्योरिटीज होंगे, ए और बी. ए में कितना अमाउंट आपने डाला है? 1,50,000, और बी को आपने शॉर्ट सेल किया 50,000, तो बी विल बी -50,000. शॉर्ट सेल को -50,000 लिखेंगे. फिर हम उनका वेट्स निकालेंगे, ए और बी का वेट्स निकालेंगे, और उसके बाद पोर्टफोलियो का बीटा निकालने के लिए आपको पता है वेटेड एवरेज बीटा लेंगे. ये सिक्योरिटी ए और बी का बीटा क्वेश्चन में दिया हुआ है. हम वेट्स निकाल लेंगे, वेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पोर्टफोलियो का फैक्टर 1 और फैक्टर 2 का बीटा आ जाएगा. पहले भी किया जा चुका है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ मिस्टर एक्स बोरोज ₹1 लाख एट द रिस्क फ्री रेट. इसी क्वेश्चन को थोड़ा उन्होंने और एडवांस कर दिया है. अभी पहले क्वेश्चन में 1 लाख रुपए खुद का था और 50,000 रुपए बी को शॉर्ट किया था. दूसरे क्वेश्चन में क्या करने वाले हम? 1 लाख रुपया खुद का है एंड बोरो कर रहे 1 लाख रुपया, एंड इन्वेस्ट द अमाउंट ही बोरोज अलोंग विथ ओरिजिनल प्रिंसिपल ऑफ ₹1 लाख इन सिक्योरिटी ए एंड बी इन द सेम proportion as described in part 1. What is the sensitivity of the portfolio to the 2 factors? अभी यहां पर आपको एक बार फिर से बताना है कि सबका वेट्स क्या होगा. आराम से सोच के बताना है कि वेट्स क्या होगा. तो हमारे पोर्टफोलियो में इस सेकंड क्वेश्चन में हमारे पोर्टफोलियो में 3 आइटम्स होंगे, 3 सिक्योरिटीज होंगी, ए, बी और रिस्क फ्री सिक्योरिटी. ए आपके पास 1 लाख रुपया खुद का है और आपने 1 लाख रुपया बोरो किया है 2 लाख, और उन्होंने कहा है कि आप ए और बी में उसी रेशियो में इन्वेस्ट करते हैं जो क्वेश्चन नंबर 1 में किया था आपने. ठीक है. तो अब देखिए क्या होगा. 1 में जब आपके पास 1 लाख रुपए था तो आपने 50,000 रुपए बी को शॉर्ट किया था. अभी आपके पास 2 लाख रुपए है तो आप बी को कितना शॉर्ट करेंगे? 1 लाख था तो 50,000 बी को शॉर्ट किया, तो अभी आपके पास 2 लाख है तो बी को कितना शॉर्ट करेंगे? 1 लाख इज टू 50,000, 2 लाख इज टू 1 लाख, तो बी को 1 लाख शॉर्ट करेंगे और वो भी पैसा हम ए में इन्वेस्ट कर देंगे.
तो ए में टोटल अमाउंट इन्वेस्ट होगा 1 लाख खुद का, 1 लाख बोरोड मनी, 1 लाख रुपए जो बी को शॉर्ट करके आया। बी को हम 1 लाख रुपीज शॉर्ट करने वाले हैं, बी को हम 1 लाख शॉर्ट करने वाले हैं, और रिस्क फ्री सिक्योरिटी हम बोरो करेंगे, ऐसा बोरो करेंगे रिस्क फ्री रेट पे, तो उसको भी 1 लाख। तो मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 1 लाख रुपए, टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 1 लाख रुपए। और इनको वेट कैसे असाइन करना है, 3 लाख डिवाइड बाई 1 लाख, तो ए का वेट हो जाएगा 3 बाई 1 लाख, बी का वेट हो जाएगा -1 और सी का वेट हो जाएगा -1। 3 -1 -1, टोटल वेट हमेशा 1 आना चाहिए। और उसके बाद आपको पोर्टफोलियो का सेंसिटिविटी निकालना है। पोर्टफोलियो की सेंसिटिविटी कैसे निकालेंगे, वैसे ही वेटेड एवरेज, ए का वेट को ए के बीटा से, बी के वेट को बी के बीटा से, रिस्क फ्री सिक्योरिटी को के वेट को रिस्क फ्री सिक्योरिटी के बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे। और ये आपको 2 बार करना है, एक बार फैक्टर 1 के लिए और एक बार फैक्टर 2 के लिए, राइट। तो दोनों प्रॉब्लम एक जैसे ही हैं, 1 और 2। फिर दूसरे में डिफरेंस है कि आपने 1 लाख रुपए रिस्क फ्री बोरिंग किया है और उसको भी आपने स्टॉक ए में इन्वेस्ट किया है। तो ए का जो वेट है वो हो जाएगा 3 लाख रुपए, और वेट्स के टर्म्स में बात करें तो 3 -1 -1। और तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न प्रीमियम ऑफ फैक्टर 2। फैक्टर 2, ये है फैक्टर 2 पर देखो यहाँ पे, इसका रिटर्न प्रीमियम कितना है, इसका रिटर्न प्रीमियम कितना है। फैक्टर 2 का रिटर्न प्रीमियम निकालना, उसके लिए आपको यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिटर्न दिया हुआ था। एक्सपेक्टेड रिटर्न का फॉर्मूला आपको पता है, अंडर एपीटीएम आरएफ प्लस बीटा 1 इंटू रिस्क प्रीमियम 1 प्लस बीटा 2 प्लस रिस्क प्रीमियम 2, ठीक है। तो बीटा 1 बीटा 2 तो यहां पे दिया हुआ है, रिस्क प्रीमियम 1 एंड रिस्क प्रीमियम 2 नहीं दिया हुआ है, वो हमें इक्वेशन सॉल्व करके निकालना होगा। तो इसके लिए हमें सॉल्व करना होगा एक साइमल्टेनियस इक्वेशन। साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करके आप रिस्क प्रीमियम फॉर फैक्टर 1 एंड रिस्क प्रीमियम फॉर फैक्टर 2 दोनों निकाल सकते हैं। इज इट राइट? क्या ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है? जी हाँ, बहुत, क्योंकि क्वेश्चन देखो आप जून 2009 के एग्जाम में आया हुआ है 8 मार्क्स के लिए, और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप पूरे 8 के 8 अचीव कर सकते हैं। तो पहले लिखना आंसर ऑफ पार्ट 1, पहले लिखेंगे आंसर ऑफ पार्ट 1। एक डायग्राम के माध्यम से मैं आपको वापस एक्सप्लेन करता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या था, फिर से बुक सामने रखना। मिस्टर एक्स हैज ₹1 लाख टू इन्वेस्ट ओन फंड एंड सेल शॉर्ट ₹50,000। बी को शॉर्ट सेल करेंगे तो हमें आज कैश मिलेगा 50,000, टोटल हो गया 1.5 लाख। इस 1.5 लाख का क्या किया, ए में इन्वेस्ट किया है 1,50,000 और बी शॉर्ट सेल किया है 50,000। इज इट राइट? तो पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। हेडिंग लिखना कैलकुलेशन ऑफ वेट्स, कैलकुलेशन ऑफ वेट्स। फिर लिखना ओन फंड, ओन फंड 1 लाख, शॉर्ट सेल ऑफ बी 50,000, टोटल फंड्स अवेलेबल 1,50,000, टोटल फंड्स अवेलेबल 1,50,000। फिर 2 ब्रांच निकालेंगे यहां से। ए लिमिटेड में इन्वेस्ट किया हमने, क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है 1,50,000, और बी लिमिटेड का भी उन्होंने शॉर्ट सेल दिया हुआ है 50,000, इसको लिखेंगे -50,000। ये हमने इन्वेस्ट किया है, ये हमने शॉर्ट सेल किया है। शॉर्ट सेल और बोरिंग को नेगेटिव वेट्स देंगे, राइट। अभी लिखना नेक्स्ट लाइन, एक टेबल ड्रॉ करना, 3 कॉलम ड्रॉ करेंगे, स्टॉक, कैलकुलेशन, वेट, स्टॉक, कैलकुलेशन और वेट। स्टॉक में लिखना है आपको ए, बी, ए और बी। अभी आपको वेट्स कैसे निकालना है, जब नेगेटिव बी अमाउंट हो तो पहले देखना है ए में हमने कितना इन्वेस्ट किया, 1,50,000,
ए और बी मिला के टोटल कितना है 1 लाख, बिकॉज 1,50,000 और बी -50,000 है, तो टोटल से डिवाइड करते हैं। 1,50,000 डिवाइड बाई 1 लाख, ए का वेट आएगा 1.5। बी का वेट कैसे निकालेंगे, बी में हमने इन्वेस्ट किया है, शॉर्ट सेल किया है -50,000 डिवाइड बाई टोटल 1 लाख, तो ये आ गया -0.50। क्रॉस चेक करना, टोटल आपका 1 आना ही चाहिए, टोटल आपका 1 आना ही चाहिए, राइट। तो दो मैं आपको सिंपल बात बताऊंगा, एक तो आपका टोटल 1 आना ही चाहिए, और दूसरी बात जब आप यहाँ डिवाइड करते तो ये अमाउंट कौन सा होगा, यूजुअली जो आपका ओन फंड है, जो आपका ओन फंड है वही आपका डिनोमिनेटर होगा। तो अगर अच्छे स्टूडेंट होंगे तो कहीं लिख के रख लेंगे, द डिनोमिनेटर विल ऑलवेज बी ओन फंड, द डिनोमिनेटर विल ऑलवेज बी ओन फंड। एंड सेकेंड, द वेट शुड ऑलवेज बी, द टोटल ऑफ वेट शुड ऑलवेज बी 1, total of weight should always be 1. The denominator will always be own fund. एक बार मेरे हाथ में वेट्स आ गया तो अब मैं पोर्टफोलियो का बीटा निकाल सकता हूं फॉर फैक्टर 1 एंड फॉर फैक्टर 2। तो फैक्टर 1 के लिए क्या करेंगे, ये वेट्स को फैक्टर 1 के बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे। सिक्योरिटी ए का फैक्टर 1 है 0.8, सिक्योरिटी बी का फैक्टर 1 बीटा है 1.5, और ये उनका वेट्स है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। इस पोर्टफोलियो में रिस्क फ्री सिक्योरिटी नहीं है, सिर्फ 2 ही आइटम है, जो 2 आइटम होंगे सिर्फ उनका वेट्स और उनका बीटा लगेगा आपको, राइट। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, मैकेनिकल प्रॉब्लम। नीचे लिखना है स्टेप 2, हर स्टेप के ऊपर एक हेडिंग लिखना है, तो हमें पता चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं। अब आपका पहला क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे हो जाएगा, उसकी हेडिंग लिखेंगे स्टेप 2, सेंसिटिविटी ऑफ मिस्टर एक्स पोर्टफोलियो टू द 2 फैक्टर्स, सेंसिटिविटी ऑफ मिस्टर एक्स पोर्टफोलियो टू द 2 फैक्टर्स, सेंसिटिविटी ऑफ मिस्टर एक्स पोर्टफोलियो टू द 2 फैक्टर्स। 3 कॉलम ड्रॉ करना, पहले कॉलम में लिखना फैक्टर, बीच में कैलकुलेशन, राइट साइड बीटा। प्रेजेंटेशन भी अच्छा रहना चाहिए। फैक्टर 1 लिखना, बुक सामने रखो, आप देखेंगे कि सिक्योरिटी ए का फैक्टर 1 बीटा है 0.80, दिख रहा है आपको 0.80, और इसका वेट है, वेट आपके पिछले आंसर में वेट ऑफ ए इज 1.5 वेट है, प्लस फिर वापस बुक में देखना सिक्योरिटी बी का फैक्टर 1 सेंसिटिविटी 1.5 दिया हुआ है, दिख गया, पहले देखो फिर लिखो, इनटू ये वेट हमने निकाला -0.5, कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो गया 0.45, ओके। तो अब मैं आपको 5 सेकंड टाइम दूंगा, आप यहाँ पे फैक्टर 2 लिखो, उसका कैलकुलेशन करो और आंसर लिखो, तो आपका एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ मैं सही समझ रहा हूँ। फैक्टर 2, उसके बीटा को देखो, सिक्योरिटी ए का बीटा 0.6 है और सिक्योरिटी बी 1.2 है, उनको उनके रिस्पेक्टिव वेट से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, चेक करना आंसर अब तक हो गया होगा। फैक्टर 2 0.6 इंटू 1.5 प्लस 1.2 इंटू -0.5, सो व्हाट इज द आंसर, चेक करना आंसर। 0.30, पहला आंसर 0.45 है, दूसरा आंसर 0.30 है, राइट। ये हमारा फर्स्ट आंसर हो गया। आंसर अभी लिखना आपकी नोटबुक में, आंसर ऑफ पार्ट 2, आंसर ऑफ पार्ट 2। फर्स्ट आंसर में उन्होंने सिर्फ आपको पोर्टफोलियो का सेंसिटिविटी पूछा है फॉर फैक्टर 1 एंड फैक्टर 2, ये उसका आंसर है। उसी तरह पार्ट 2 में भी आपको पहले वेट्स निकालने होंगे, पार्ट 2 में भी आपको पहले वेट्स निकालने होंगे, उसके बाद ही आप पोर्टफोलियो का बीटा निकाल सकते हैं। तो आंसर ऑफ पार्ट 2 लिखने के बाद लिखना स्टेप 1 कैलकुलेशन ऑफ वेज, आंसर ऑफ पार्ट 2 नीचे स्टेप 1 कैलकुलेशन ऑफ वेज, कैलकुलेशन ऑफ वेज। मैं आपको एक बार डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूं। पहले एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। लिखो सेंटर में ओन फंड दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपका खुद का 1 लाख रुपए है ओन फंड, फिर आपने बोरो किया है 1 लाख,
बोरिंग इज 1 लाख, बोरिंग इज 1 लाख, बोरिंग इज 1 लाख। फिर लिखना शॉर्ट सेल ऑफ बी। अब यहां पर ये इंपॉर्टेंट है, इन्होंने कहा कि ए और बी का रेशियो क्या होगा, जो क्वेश्चन नंबर 1 में था। क्वेश्चन 1 में जब आपके पास 1 लाख रुपए थे तो आपने 50,000 रुपीज बी शॉर्ट किया था, यानी आधा। अभी मेरे पास 2 लाख रुपए हैं तो मैं 2 लाख का आधा यानी 1 लाख रुपए बी को शॉर्ट करूंगा। तो शॉर्ट सेल ऑफ बी 2 लाख का आधा 2 लाख डिवाइड बाई 2 1 लाख। तो अभी मेरे पास कैश कितना हो गया, 1 लाख मेरा था, 1 लाख बोरो किया, 1 लाख शॉर्ट सेल ऑफ बी, तो टोटल मेरे पास 3 लाख रुपए अभी हैं। तो 3 लाख को क्वेश्चन में इन्होंने लिखा है दैट दिस अमाउंट इज इन्वेस्टेड इन ए। ओके, तो ए में इन्वेस्टमेंट होगा 3 लाख, ए में इन्वेस्टमेंट हुआ 3 लाख, बोरिंग 1 लाख, बोरिंग 1 लाख, इसको भी आप चाहो तो नेगेटिव वेट लिख दो माइनस, और बी लिमिटेड को हमने शॉर्ट किया है 1 लाख, 3 लाख, 1 लाख नेगेटिव, 1 लाख नेगेटिव, ठीक है। यानी अल्टीमेटली आपका टोटल कितना आया, टोटल आपका आया 1 लाख, यानी ओन फंड। जहां से हम शुरुआत करेंगे ओन फंड से, हमारा ये टोटल उतना ही आना चाहिए। अब इसको हम थोड़ा अच्छे से लिखते हैं नीचे। इसी डायग्राम के नीचे आप एक टेबल ड्रॉ करना, उसमें 3 कॉलम ड्रॉ करेंगे वेट्स निकालने के लिए। हेडिंग वही चल रही है, कैलकुलेशन ऑफ वेट्स। डायग्राम क्यों बनाया, आपको समझाने के लिए। अब आप वेट्स निकाल लो, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, रुपीज, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, रुपीज। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसके ऊपर काफी टाइम दे रहा हूं। पहले सीरियल नंबर ए में लिखना ओन फंड 1 लाख, ओन फंड 1 लाख। बी लिखना बोरिंग 1 लाख। ये दोनों चीजें क्वेश्चन में दी हुई है, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। पॉइंट सी लिखना ए प्लस बी, ए प्लस बी 2 लाख, ए प्लस बी 2 लाख, यानी अभी मेरे पास 2 लाख रुपए हैं। क्वेश्चन कहता है कि जो पिछले बार वाले क्वेश्चन में जो रेशियो था वही रेशियो यूज करना है। तो पिछले बार जब मेरे पास 1 लाख था तो मैंने बी को 50,000 रुपीज से शॉर्ट किया था। अभी मेरे पास 2 लाख रुपए हैं तो मैं बी को 1 लाख रुपए से शॉर्ट करूंगा। पॉइंट नंबर डी, प्रोसीड्स फ्रॉम शॉर्ट सेलिंग बी, प्रोसीड्स फ्रॉम शॉर्ट सेलिंग बी 1 लाख। 1 लाख कैसे आया, 2 लाख डिवाइड बाई 2। एग्जाम में या तो डायग्राम ड्रॉ करना या टेबल ड्रॉ कर लेना, मैंने दोनों तरीके से आपको दिखाया है, आपको जो ठीक लगे। तो अभी मेरे पास आ गया 3 लाख रुपए। पॉइंट नंबर ई, अमाउंट इन्वेस्टेड इन ए 3 लाख, अमाउंट इन्वेस्टेड इन ए 3 लाख। एक बार ये वेट्स आपने अगर सही आइडेंटिफाई कर लिया तो पोर्टफोलियो का फैक्टर 1 बीटा और फैक्टर 2 बीटा भी एकदम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब नीचे उसके एक और टेबल ड्रॉ करना, लिखना कंप्यूटेशन ऑफ वेज, कंप्यूटेशन ऑफ वेज, कंप्यूटेशन ऑफ वेट लिखना। 3 कॉलम ड्रॉ करेंगे, स्टॉक, कैलकुलेशन, वेट, स्टॉक, कैलकुलेशन, वेट। पहले लिखना रिस्क फ्री एसेट, रिस्क फ्री एसेट की जगह एक्चुअली बोरिंग भी लिखा तो चलेगा। 1 लाख हमने बोरो किया है, उसको माइनस साइन देंगे और हमारा टोटल है 1 लाख। 3 लाख माइनस 1 लाख माइनस 1 लाख, टोटल 1 लाख। या शॉर्टकट याद रखना है कि ओन फंड जो होता है वही डिनोमिनेटर में आएगा, डिनोमिनेटर विल ऑलवेज बी ओन फंड। इसका वेट आया -1, 1 लाइन ब्लैंक। सिक्योरिटी ए में हमने 3 लाख इन्वेस्ट किया है, डिवाइड बाई 1 लाख, वेट 3। सिक्योरिटी बी शॉर्ट किया था हमने 1 लाख, -1 लाख डिवाइड बाई टोटल 1 लाख, ओन फंड -1। क्रॉस चेक करना है, वेट्स का टोटल ऑलवेज 1, टोटल ऑफ वेट शुड बी ऑलवेज 1, डिनोमिनेटर विल ऑलवेज बी ओन फंड। तो ये याद रखने से जल्दी क्या होता है, कई बार एग्जाम में टेंशन की मुद्रा में गलती नहीं होनी चाहिए, कुछ कुछ फंडामेंटल्स चीजें हमें पता होनी चाहिए। एक बार ये वेट्स आ गया, अब हम क्या करेंगे आप ही मुझे बताओ। ये वेट्स को उनके रेस्पेक्टिव फैक्टर 1 सेंसिटिविटी से मल्टीप्लाई करेंगे।
तो हमें मिलेगा फैक्टर 1 बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो। फिर वापस इस वेट्स को फैक्टर 2 के सेंसिटिविटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा फैक्टर 2 बीटा फॉर द पोर्टफोलियो। राइट, कर सकते हैं इतना। वेट्स यहां याद रखना है, ए का वेट है 3, बी का वेट है -1, रिस्क फ्री का वेट है -1। और आपके क्वेश्चन में फैक्टर 1 और फैक्टर 2 का बीटा दिया हुआ है। लिखेंगे स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2, sensitivity of the portfolio to the two factors. Sensitivity of the portfolio to the two factors. Sensitivity of the portfolio to the two factors. फैक्टर, कैलकुलेशन, बीटा। बुक सामने, ये है रिस्क फ्री सिक्योरिटी -1 इंटू 0। -1 वेट है, फैक्टर 1 का रिस्क फ्री सिक्योरिटी का बीटा 0 है, प्लस ये है सिक्योरिटी ए का वेट 3 इंटू बुक सामने 0.8 फैक्टर 1 बीटा -1, ये क्या है -1 सिक्योरिटी बी का वेट इंटू बुक सामने 1.5 फैक्टर 1 बीटा फॉर बी। अब इन सबको सॉल्व कर लो तो आपका आंसर कुछ आ रहा है 0.9 आ रहा है, चेक करना। ये तो 0 हो जाएगा, ये 2.4 है, ये 1.5 है। 2.4 माइनस 1.5 0.9। एक फैक्टर 2 आप मुझे करके दिखाओ। चलो ट्राई करो फैक्टर 2, तो मुझे भी पता चलेगा कि आप समझ रहे हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, ये बीटास चेंज कर देना, 0.8 और 1.5 की जगह 0.6 एंड 1.2 यूज करना है। हो गया, चेक करते हैं। सो द आंसर इज हाउ मच, 0.6। चेक करना एक बार फिर से, -1 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0.6 -1 इंटू 1.2। ठीक है, ये 0.6 और 1.2 बीटा क्वेश्चन में दिया हुआ है। -1, 3 और -1 वेट्स हमने कैलकुलेट किया है, तो ये आंसर आ रहा है 0.6। आपका जो सेकंड क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया है। व्हाट इज द सेंसिटिविटी ऑफ द पोर्टफोलियो टू द टू फैक्टर्स। जितना पूछा जाए उतना लिखना है। अब तीसरा क्वेश्चन में उन्होंने रिस्क प्रीमियम पूछा है, रिस्क प्रीमियम फॉर फैक्टर 2। लेकिन सिर्फ फैक्टर 2 का रिस्क प्रीमियम आप नहीं निकाल पाओगे, आपको साथ साथ फैक्टर 1 का भी रिस्क प्रीमियम निकालना होगा, क्योंकि अभी आपको एक इक्वेशन सॉल्व करना है। इज इट राइट? क्वेश्चन में देखना एक्सपेक्टेड रिटर्न दिया हुआ है, क्वेश्चन में एक्सपेक्टेड रिटर्न दिया हुआ है। एक्सपेक्टेड रिटर्न का फॉर्मूला आपको पता है, RF प्लस बीटा 1 इंटू रिस्क प्रीमियम 1 प्लस बीटा 2 इंटू रिस्क प्रीमियम 2। राइट, अब आपको क्वेश्चन में ये तो दिया हुआ है, रिस्क फ्री रिटर्न भी दिया हुआ है, बीटा 1 दिया हुआ है, बीटा 2 दिया हुआ है। ये रिस्क प्रीमियम 1 एंड रिस्क प्रीमियम 2 मिसिंग है। तो हमारे को दो सिक्योरिटी दी गई है, दोनों सिक्योरिटी का अगर मैं ये इक्वेशन लिखूं, एक साइमल्टेनियस इक्वेशन बन जाएगा, और साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करके हम ये रिस्क प्रीमियम 1 एंड रिस्क प्रीमियम 2 दोनों निकाल सकते हैं। राइट, बोलो हाँ, यस। सो नाउ राइट डाउन आंसर ऑफ पार्ट 3। हेडिंग क्या लिखेंगे, आंसर ऑफ पार्ट 3। नेक्स्ट लाइन, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न प्रीमियम ऑफ फैक्टर 2। कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न प्रीमियम ऑफ फैक्टर 2। कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न प्रीमियम ऑफ फैक्टर 2। तो लिखना नीचे,
let expected return premium of factor 1 be f1, कुछ भी लिख सकते हैं आप, x and y लिख सकते हैं, r1 r2 लिख सकते हैं, a and b लिख सकते हैं, जिसकी जो श्रद्धा, and factor 2 be f2 and factor 2 be f2, फिर एक इक्वेशन लिखेंगे एक्सपेक्टेड रिटर्न। अभी आपने राइट साइड में RF लिखा था, RF प्लस, उसको अगर मैं लेफ्ट में खींचूं तो माइनस RF हो जाएगा, ठीक है। एक्सपेक्टेड रिटर्न इक्वल टू RF लिखने की जगह आप RF को लेफ्ट में भी लिख सकते हैं, माइनस RF, कोई दिक्कत, इक्वल टू f1 बीटा 1 प्लस f2 बीटा 2। तो ये हमारा इक्वेशन है। अभी लिखते हैं सिक्योरिटी ए। फॉर सिक्योरिटी ए का क्या होगा, 15 दिया हुआ क्वेश्चन में, थर्ड लाइन, टेबल की थर्ड लाइन में ए 15 दिया हुआ है, और रिस्क फ्री रिटर्न टेबल की थर्ड लाइन में दिया हुआ लास्ट कॉलम में 10। तो सिक्योरिटी ए का टोटल रिस्क प्रीमियम है 15 माइनस 10, 5, और ये दो कंपोनेंट का बना हुआ है। 0.8 f1, बीटा ऑफ 1 देख रहे हैं यहाँ पे, बीटा 1, सिक्योरिटी ए वाले कॉलम में देखो 0.8 दिया हुआ है, बीटा ऑफ फैक्टर 1 इंटू रिस्क प्रीमियम प्लस बीटा ऑफ फैक्टर 2, नीचे देखो 0.6 दिख रहा है आपको, सिक्योरिटी ए वाले बीच वाले कॉलम में, सिक्योरिटी ए का बीच वाले लाइन में 0.60 f2। 10 सेकेंड का टाइम दूंगा, आप इसी तरह इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूं तो आपका काम इजी हो जाएगा। 5 इज इक्वल टू 0.8 f1 प्लस 0.6 f2 इज इक्वेशन नंबर 1। अब आप सिक्योरिटी बी का जरा आप इक्वेशन लिख के दिखाओ। सिक्योरिटी बी का रिटर्न 20 दिया हुआ है, रिस्क फ्री रिटर्न 10 दिया हुआ है, बीटा 1 1.5 दिया है, बीटा 2 1.2 दिया हुआ है। जरा लिख के दिखाना, सिक्योरिटी बी का इक्वेशन लिख के दिखाओ, एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न का चेक करना। सिक्योरिटी बी 20 माइनस 10 इक्वल टू 1.5 f1 प्लस 1.2 f2। इसको मैं सिंप्लीफाई कर दूं तो ये हो गया 10 इज इक्वल टू 1.5 f1 प्लस 1.2 f2। अब आपको मैंने दो इक्वेशन दे दिए हैं, मैं कुछ सेकेंड वेट करूंगा आपको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करना है और मुझे f1 और f2 की वैल्यू बतानी है। मैं आपको एक ट्रिक दे सकता हूं, आप जो इक्वेशन 1 है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये 0.6 हो जाएगा 1.2 f2, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो आपका सॉल्यूशन इजीली आ जाएगा। चलो ट्राई करो, कोशिश करो, प्रयत्न करो, लेट अस ट्राई। इक्वेशन 1 एंड 2 सॉल्व करना है, जिसको जैसे आता है वैसे करो। राइट, तो सॉल्व करने के बाद आप पाएंगे कि f1 इज इक्वल टू 0, f1 इज इक्वल टू 0 एंड f2 इज इक्वल टू 8.33%। सॉल्व करने के बाद आप पाएंगे f1 इज इक्वल टू 0 एंड f2 इज इक्वल टू 8.33%। राइट, तो आपका थर्ड आंसर कंप्लीट हो गया। उन्होंने पूछा था व्हाट इज एक्सपेक्टेड रिटर्न प्रीमियम ऑफ फैक्टर 2, 8.33% उसका आंसर है। f1 पूछा नहीं है, अगर पूछ लेते तो उसका आंसर 0 होता। सॉल्व करेंगे तो ये दोनों आंसर आ जाएगा। So this answer is over. लिखना conclusion. Therefore, the expected return premium of factor 2 is 8.33%. Therefore, expected return premium of factor 2 is equal to 8.33%. Right? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने किया 8 मार्क्स के लिए, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस हैं। ओके, अभी एक क्वेश्चन है
आपकी बुक में 68 नंबर, क्वेश्चन नंबर 68, मिस्टर ए intends to invest in equity share of a company, the value of which depends upon various parameters as mentioned below. तो ये मिस्टर ए है, ये एक सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इन्होंने पाया कि इस सिक्योरिटी का जो रिटर्न है वो 5 फैक्टर्स पे बेस्ड है। 5 फैक्टर कौन कौन से हैं? जीएनपी, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी जो पूरी कंट्री का जो नेशनल इनकम होता है उसको मेजर करने के फॉर्मूले को बोलते हैं जीएनपी। वैसे इसको बहुत ज्यादा जानना आपकी जरूरत नहीं है, लेकिन ये नेशनल इनकम है। फिर इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, स्टॉक मार्केट इंडेक्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, और फिर आपको बीटा दिया हुआ है 1.2, 1.75, 1.3, 1.7, 1। तो ये हो गया फैक्टर बीटा, ये हो गया फैक्टर बीटा। ये इनका एक्सपेक्टेड वैल्यू इन परसेंटेज दिया हुआ है, एक्सपेक्टेड वैल्यू इन परसेंटेज, इतना हमें एक्सपेक्टेड था और ये एक्चुअल वैल्यू इतना हमें मिला, इतना हमें मिला। इफ द रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 9.25%, if the risk free rate of interest is 9.25%, how much is the return of the share under arbitrage pricing theory? How much is the return of the share under the arbitrage pricing theory? और क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। तो पहले मैं इसको बताऊंगा इसको कैसे सॉल्व करना है। आपका रिस्क फ्री रिटर्न कितना दिया हुआ? 9.25%। अब इस क्वेश्चन में आपको रिस्क प्रीमियम नहीं दिया हुआ है, बीटा तो दिया हुआ, रिस्क प्रीमियम नहीं दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, उन्होंने एक्सपेक्टेड और एक्चुअल वैल्यू दिया हुआ है, यानी एक्चुअल वैल्यू अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू से अलग है तो ये हम जो डिफरेंस है वो हमारा, यू कैन से कि वो डिफरेंस हमारा एक तरह से प्रीमियम है इस क्वेश्चन में, क्योंकि जो डेटा दिया गया है उसके हिसाब से अब आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एक्चुअल माइनस एक्सपेक्टेड लेंगे और उसको बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो उस पर्टिकुलर फैक्टर का बीटा इंटू रिस्क प्रीमियम हो जाएगा। और ये पांचों फैक्टर के लिए आपको यही करना है, और उसमें बाद में आपको रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न ऐड कर देना है। दैट विल गिव यू द रिटर्न एज पर आर्बिट्रेज प्राइसिंग थियरी। इज इट राइट? क्वेश्चन वैसे गलत है। गलत क्या है कि इन्होंने रिस्क प्रीमियम देना चाहिए था, उसकी जगह इन्होंने एक्चुअल वैल्यू और एक्सपेक्टेड वैल्यू को दिया है। तो क्या हम एग्जाम में लिखेंगे कि रिस्क क्वेश्चन गलत है, हम आंसर नहीं करेंगे, हमें पूरे मार्क्स दिए जाएं? जी नहीं। फिलहाल जो दिया गया उसके बेसिस पे आपको आंसर निकालना जो भी बेस्ट पॉसिबल हो सकता है, और मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या गलती है। लिखो, बहुत ही इजी सवाल, अगर इंस्टीट्यूट के हिसाब से जाएं तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। पहले एक्चुअल और एक्सपेक्टेड का डिफरेंस ले लेंगे और उस डिफरेंस को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मुझे हर एक फैक्टर का प्रीमियम मिल जाएगा। ऐसे 5 कैलकुलेशन करेंगे तो टोटल प्रीमियम मिल जाएगा। टोटल प्रीमियम को हम रिस्क फ्री रिटर्न के साथ ऐड करेंगे तो हमें आपका टोटल डिजायर्ड रिटर्न अंडर एपीटीएम मिल जाएगा। ओके, तो इसमें समझाने लायक बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। लिखना हेडिंग, रिटर्न ऑफ द स्टॉक अंडर एपीटी, रिटर्न ऑफ द स्टॉक अंडर एपीटी, रिटर्न ऑफ द स्टॉक अंडर एपीटी। फिर लिखना एक टेबल, टेबलर फॉर्मेट में प्रेजेंट करेंगे तो सुंदर दिखेगा। डायरेक्ट भी कर सकते हैं कैलकुलेटर पे भी, लेकिन आपको क्या 5 मार्क्स लाने हैं तो थोड़ा प्रेजेंटेशन इंप्रूव करके अच्छे से लिखना है। तो 6 कॉलम ड्रॉ करेंगे, 6 कॉलम्स विल बी ड्रॉन। फैक्टर, एक्चुअल वैल्यू इन परसेंटेज, एक्सपेक्टेड वैल्यू इन परसेंटेज, डिफरेंस, बीटा, डिफरेंस इनटू बीटा,
डिफरेंस इनटू बीटा। पहले 5 फैक्टर लिख लो। क्वेश्चन के मुताबिक जीएनपी, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, स्टॉक मार्केट इंडेक्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। क्वेश्चन से कॉपी करते चलो। एक्चुअल वैल्यू दिया हुआ लास्ट वाले कॉलम में 7.7, 7, 9, 12, 7.5। फिर उसके लेफ्ट में थर्ड कॉलम में एक्सपेक्टेड वैल्यू दिया, कॉपी करेंगे 7.7, 5.5, 7.75, 10 और ये हो गया 7। ओके, डिफरेंस निकालना, इसी को हम फैक्टर प्रीमियम अज्यूम करेंगे। वैसे अजम्पशन गलत है, लेकिन हमारे पास जो डेटा दिया गया उसके हिसाब से यही हो सकता है। 0, 1.5, 1.25, 2.5। अब इनको बीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे। ये बीटा दिया हुआ है, वापस कॉपी करो। 1.2, 1.75, 1.3, 1.71। बहुत इजी है, ज्यादा कुछ नहीं करने लायक है। ठीक से मल्टीप्लाई करना और टोटल करते जाना। पहला 0 लिखो, दूसरा 1.5 इंटू 1.75 इक्वल टू m प्लस 2.63, 1.25 इंटू 1.3 इक्वल टू m प्लस 1.63, 2 इंटू 1.7 इक्वल टू m प्लस 3.40, 0.5 इंटू 1, 0.5, टोटल करना या मेमोरी रिकॉल करना 8.16। ये हो गया आपका टोटल स्टॉक का प्रीमियम। उसमें हम रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐड करेंगे, तो यहाँ नीचे लिखना ऐड रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट, ऐड रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट, ऐड रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट। लास्ट कॉलम में 9.25, टोटल करना। दिस विल बी द आंसर रिटर्न अंडर एपीटी। रिटर्न अंडर एपीटी ये हो गया आपका आंसर 17.41%। 17.41%। बस अगर इंस्टीट्यूट के आंसर के हिसाब से जाएं और जो डेटा दिया गया उसके हिसाब से इतनी कम मेहनत पे आपको मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, अब एक यहाँ पे ट्यूटोरियल नोट लिखना, ट्यूटोरियल नोट। और अब मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूं, आपको बहुत शौक होगा, लेकिन एग्जाम में ये सब कुछ मत करना, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए, समझने के लिए कि इस क्वेश्चन में क्या गलती है और उसका क्या उपाय है सही करने का। लेकिन क्वेश्चन में डेटा जितना दिया गया उसके हिसाब से यही आंसर होगा। बट फिर भी एपीटी में क्या होता है, हम लेते हैं आरएफ प्लस बीटा 1 इंटू रिस्क प्रीमियम। अब इन्होंने क्या किया है, एक्चुअल और एक्सपेक्टेड के डिफरेंस को रिस्क प्रीमियम ट्रीट किया, जो कि सही नहीं है लिखना। द अबव क्वेश्चन इज इनकरेक्ट, अबव क्वेश्चन इज इनकरेक्ट। वाई, 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 क्यों, क्यों, क्यों? तो लिखना एज पर एपीटीएम, एज पर एपीटीएम, कॉमा, नेक्स्ट लाइन, expected return is equal to, expected return is equal to RF plus beta 1 R1 plus beta 2 R2 plus beta 3 R3 and like this plus plus। और यहां पर आप ऐसे प्लस प्लस कर सकते हैं। जितने फैक्टर उन सबका बीटा 1 और रिस्क प्रीमियम को मल्टीप्लाई करना है। However, दिस इज एक्सपेक्टेड रिटर्न, ये एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, उन्होंने क्या किया, आपको एक्चुअल रिटर्न और एक्सपेक्टेड रिटर्न का डिफरेंस दिया है। दैट इज नॉट रिस्क प्रीमियम। हाउएवर द एक्चुअल रिटर्न ऑन द स्टॉक, द एक्चुअल रिटर्न ऑन द स्टॉक differs from expected return, differs from expected return due to difference into bracket shock,
डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे? शॉक। ओके, क्या सोचा, क्या हो गया, तो शॉक लगा आपको, ठीक है। इज ड्यू टू डिफरेंस, दैट इज शॉक, इन सिस्टमैटिक एंड अनसिस्टमैटिक फैक्टर्स। is due to difference in systematic and unsystematic factors. Next line, difference, that is in bracket shock, is equal to actual value of the factor minus expected value of the factor. Actual value of the factor जो हमने किया था, बट वो शॉक था, प्रीमियम नहीं था। एक्चुअल वैल्यू ऑफ द फैक्टर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल द एक्चुअल जीडीपी ग्रोथ रेट may be different from the expected growth rate. The actual GDP growth rate may be different from the expected growth rate. This is captured by multi-factor. Multi-factor macroeconomic model. This is captured by multi-factor macroeconomic model. इसको आप क्या करना? अंडरलाइन करना। Multi-factor macroeconomic model as actual return is equal to expected return. तो पहले आपको क्या करना है? एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है एज पर एपीटी, इतना हमें चाहिए एक्सपेक्टेड रिटर्न। और एक्चुअल रिटर्न निकालने के लिए क्या करना है? एक्सपेक्टेड रिटर्न प्लस जो आपको शॉक मिला उसका एडजस्टमेंट करेंगे, प्लस डिफरेंस इनटू बीटा 1 प्लस डिफरेंस इनटू बीटा 2 प्लस 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 डिफरेंस इनटू बीटा n प्लस एनी अनसिस्टमैटिक सरप्राइज और एरर टर्म। प्लस एनी अनसिस्टमैटिक सरप्राइज और एरर टर्म। एरर टर्म आपको याद है? ड्यू टू फैक्टर्स अदर देन मार्केट। ओके, ड्यू टू फर्म स्पेसिफिक फैक्टर, कोई भी फैक्टर बाहर से हो सकता है जिसकी वजह से आपका एक्चुअल रिटर्न डिफरेंट हो। तो अगर प्रॉब्लम में दिया हो तो आपको वो भी लेना है एरर टर्म। तो पहले हमें क्या करना है? एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है। एक्सपेक्टेड रिटर्न से एक्चुअल रिटर्न कैसे निकालेंगे? एक्सपेक्टेड रिटर्न प्लस जो भी डिफरेंसेस है बिटवीन योर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ फैक्टर एंड एक्चुअल वैल्यू फैक्टर इनटू बीटा 1, और ऐसे सारे फैक्टर्स के लिए करना है। और अगर कोई अनसिस्टमैटिक सरप्राइज या एरर टर्म है तो उसको भी ऐड करेंगे। इज इट राइट? तो अब आपकी इंस्टीट्यूट ने क्या किया इस क्वेश्चन में? रिस्क फ्री रिटर्न दिया है और ये डिफरेंसेस दिए हैं, और उन्होंने एपीटीएम का आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न पूछा है। तो दो थियरीज को, पहली थियरी एपीटीएम, दूसरी थियरी है मल्टी फैक्टर मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल। मल्टी फैक्टर मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल, तो दो थियरी को उन्होंने मर्ज करके एक क्वेश्चन दे दिया। ना तो वो एपीटीएम का क्वेश्चन है, ना वो अभी मल्टी फैक्टर मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल का है, दोनों को मर्ज कर दिया उन्होंने। ठीक है, कोई बात नहीं, तो उसको हम थोड़ा सुधारने की कोशिश करेंगे। कहीं अगली एग्जाम में उन्होंने चेंज कर दिया क्वेश्चन, तो आपको कैसे करना है दैट वी विल लर्न। So now you write down the examination question has incorrectly mixed the two models. The examination question has incorrectly mixed the two models. Two models मतलब एक तो यहाँ पे APTM और दूसरा मल्टी फैक्टर मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल, दोनों को मर्ज करके उन्होंने क्वेश्चन दिया है। तो क्वेश्चन गलत है। This question should have provided factor risk premium and unsystematic surprise or error term, आपको एग्जाम में सब कुछ नहीं करना है, लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन को दूसरे तरह से पूछा जाए तो कैसे करना वो मैं बता रहा हूं। उनको आपको रिस्क प्रीमियम देना चाहिए था पहले, ठीक है, उनको
अनसिस्टमैटिक सरप्राइज और एरर टर्म देना चाहिए। तो पहले आप फैक्टर रिस्क प्रीमियम यूज करके एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल लेंगे और उसके बाद आप एक्सपेक्टेड रिटर्न से एक्चुअल रिटर्न निकाल सकते थे। तो हम क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करेंगे, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए। सेम क्वेश्चन एग्जाम में आया तो ये सब नहीं लिखना है, लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन रिवाइज होकर आया, उन्होंने हर एक फैक्टर का रिस्क प्रीमियम दिया है और आपको ये अनसिस्टमैटिक सरप्राइज या एरर टर्म दिया है, तो आपका आंसर कैसे चेंज होगा ये आप जरा देखिए। ठीक है, लिखो, लेट अस अज्यूम दैट फैक्टर रिस्क प्रीमियम let us assume that factor risk premium for the 5 factors mentioned, for the 5 factors, उसी क्वेश्चन को कंटिन्यू कर रहे हैं। for the 5 factors mentioned in the question are, for the 5 factors mentioned in the question are 1.5, 2.2, 1.6, एक मिनट, 1.5, 2, 2, दो और दो, ये दो बार आ रहे हैं, कॉमा 1.6 एंड 1.8, तो हो गए ना 5, 1 2 3 4 5 फैक्टर के 5 प्रीमियम, फुल स्टॉप। अनसिस्टमैटिक सरप्राइज और एरर टर्म इज इक्वल टू -0.8%, ओके। तो यानी ये जो पहले 5 फैक्टर, इसको हम यूज करेंगे एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालने के लिए, और एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालने के बाद एक्चुअल रिटर्न निकालने के लिए ये एक्सपेक्टेड रिटर्न लेंगे, डिफरेंस इनटू बीटा 1, डिफरेंस इनटू बीटा 2, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो हमें वापस मेहनत नहीं करनी पड़ेगी डिफरेंस निकालने के लिए, ऑलरेडी पहले आंसर में हो चुका था। और उसके बाद अब सिर्फ उसमें ये अनसिस्टमैटिक सरप्राइज और एरर टर्म को ऐड कर देंगे, विच इज -0.8, राइट। सो क्वेश्चन आपको इस तरह से देना चाहिए था, कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रिटर्न एज पर एपीटी, कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रिटर्न एज पर एपीटी एंड एक्चुअल रिटर्न एज पर मल्टी फैक्टर मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल, एंड एक्चुअल रिटर्न एज पर मल्टी फैक्टर मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल, राइट। तो इस बार आपको पहले क्या करना है, पहले एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है, उसके बाद एक्चुअल रिटर्न निकालना है। क्वेश्चन सबने लिख लिया। तो एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन रिवाइज होकर आया तो कैसे करेंगे, हो सकता है रिवाइज कर दे, अगर उनको उनकी गलती का एहसास हो तो नीचे लिखना अभी आंसर, एज पर एपीटीएम। इस क्वेश्चन में 5 फैक्टर हैं, तो फॉर्मूला होगा एक्सपेक्टेड रिटर्न इज इक्वल टू RF प्लस B1R1 प्लस B2R2 प्लस B3R3 प्लस B4R4 प्लस B5R5, ओके। सब कुछ हाथ में थमाया हुआ है, बस आपको कैलकुलेट करना है। ये मैं लिखता हूं और आप कैलकुलेट करना। 9.25 रिस्क फ्री रेट है, प्लस बीटा 1 आपको क्वेश्चन में मिलेगा, जीएनपी के सामने बीटा 1 1.2 लिखा हुआ है, और ये प्रीमियम मैंने आपको क्वेश्चन में दिया अभी ऊपर की 3 लाइन पहले 1.5, प्लस नीचे देखना 1.75 है बीटा ऑफ इन्फ्लेशन इंटू 2, प्लस बीटा ऑफ इंटरेस्ट रेट दिया 1.3 इंटू 2, प्लस बीटा ऑफ स्टॉक मार्केट इंडेक्स 1.7 इंटू 1.6 प्लस 1 इंटू 1.8। सॉल्व करके बताना कि एक्सपेक्टेड रिटर्न एज पर एपीटीएम क्या आ रहा है। सॉल्व करेंगे 5 सेकेंड्स टाइम, तो आपका आंसर आएगा लगभग 21.67%। ये हो गया एक्सपेक्टेड रिटर्न। अब हम देखते हैं एक्चुअल रिटर्न कितना होगा। एक्सपेक्टेड जो कर रहे थे उतना, और उसमें जो हमें शॉक लगा उन सब का टोटल, और अगर कुछ अनसिस्टमैटिक फैक्टर्स की वजह से कुछ रिटर्न जनरेट हुआ है तो उसको एडजस्ट करेंगे, राइट। तो स्टेप 2 लिखना, स्टेप 2, एक्चुअल रिटर्न इज इक्वल टू
एक्सपेक्टेड रिटर्न ये हमने निकाल लिया, प्लस अब जो हमें शॉक मिला, जो हमने सोचा और जो हुआ उसके बीच का डिफरेंस इंटू बीटा, प्लस डिफरेंस इंटू B1 प्लस डिफरेंस इंटू B2 प्लस 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 डिफरेंस इंटू BN या B5 लिख सकते हैं आप, एंड प्लस अनसिस्टमैटिक एरर टर्म। अभी देखना, ये एक्सपेक्टेड रिटर्न हमने निकाला 21.67, ये कैलकुलेशन ऑलरेडी पिछले टेबल में आपने कर दिया है। पिछले टेबल जो हमने ओरिजिनल आंसर बनाया था वहां पर आपने वो कैलकुलेशन किया है, 8 पॉइंट कुछ तो आ रहा था टोटल, और ये अनसिस्टमैटिक सरप्राइज और एरर टर्म क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो देखना 21.67, आप ओरिजिनल फर्स्ट टेबल पे जाओ, वहां पर आपको ये पांचों फैक्टर का लास्ट कॉलम का टोटल रिस्क फ्री रिटर्न के पहले जो टोटल लिखा था 8.15 है, और ये -0.8 आपका अनसिस्टमैटिक सरप्राइज है। तो एक्चुअल रिटर्न मिला 29.02%। तो ये सही आंसर हुआ, लेकिन इस क्वेश्चन में उन्होंने आपको फैक्टर का रिस्क प्रीमियम नहीं दिया था। उनका ऐसा मानना है कि जो एक्सपेक्टेड और एक्चुअल वैल्यू का डिफरेंस है वही रिस्क प्रीमियम है, बट दैट इज अ मिक्सचर ऑफ टू मॉडल्स। ओके, अब आप एक और क्वेश्चन पे आना, एक क्वेश्चन बीच में रह गया, गेस करो कौन सा। क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64 नंबर पे आ जाते हैं। एक बार ये क्वेश्चन हो गया तो फिर 68 तक सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। सपोज, क्वेश्चन मैं बुक से पढ़ रहा हूं, सपोज द रिस्कलेस रिटर्न इज 5%, RF दिया हुआ है, एंड द मार्केट पोर्टफोलियो रिटर्न RM इज 11%. Assume further that beta coefficient for security J R, beta 1 is 1.3, beta 2 is 0.3, उसको बीटा 2 लिख दो वहां पे, थोड़ी अगर टाइपिंग में इश्यू है तो, इन रिलेशन टू GDP ग्रोथ रेट, बीटा 3 इक्वल टू 0.2 इन रिलेशन टू इन्फ्लेशन, द एक्सपेक्टेड growth rate of GDP is 8% and inflation is 3%. Determine the expected return of security J. तो आपके क्वेश्चन में ये डेटा आपको दिया हुआ है, ठीक है। आपको दिया हुआ है मार्केट रिटर्न है 11%, GDP ग्रोथ रेट दिया हुआ 8%, इन्फ्लेशन दिया हुआ 3%, बीटा 1 दिया है 1.3, बीटा 2 दिया है 0.3 और बीटा 3 दिया है 0.2, और आपको निकालना है एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द सिक्योरिटी J। तो वापस बहुत इजी क्वेश्चन है, तो पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, एक्सपेक्टेड रिटर्न एज पर APT, एक्सपेक्टेड रिटर्न एज पर APT इज इक्वल टू RF प्लस बीटा 1। इस क्वेश्चन में इन सब की वैल्यूज दी हुई है, तो मैं प्रीमियम निकालने के लिए RF माइनस करूंगा, बीटा 1 इंटू ब्रैकेट RM1 माइनस RF प्लस बीटा 2 इंटू ब्रैकेट RM2 माइनस RF प्लस बीटा 3 इंटू ब्रैकेट RM3 माइनस RF, वेयर लिखो, RF इज इक्वल टू रिस्क फ्री रिटर्न इक्वल टू 5%, B1 इक्वल टू रिस्क ऑफ मार्केट पोर्टफोलियो, ओके, रिस्क रिलेटिंग टू मार्केट पोर्टफोलियो 1.3, RM1 इक्वल टू मार्केट रिटर्न, यहां पर RM1 का मतलब है मार्केट रिटर्न 11%, 11%, RM2 इक्वल टू GDP ग्रोथ इक्वल टू 8%, ये RM3 इक्वल टू इन्फ्लेशन ग्रोथ इक्वल टू 3%। दो चीज और लिख लो, बीटा 2 इज इक्वल टू रिस्क इन रिलेशन टू
risk in relation to GDP growth rate. Beta 2 is risk in relation to GDP growth rate is equal to 0.3 and beta 3 equal to risk in relation to inflation. Beta 3 is equal to risk in relation to inflation equal to 0.2. सारा डेटा आ गया. अब नीचे लिखो therefore expected return is equal to सिर्फ नंबर पुट करने का काम है. RF is 5, बीटा 1 is 1.3, मार्केट रिटर्न 11 दिया हुआ है, माइनस रिस्क रिटर्न ले लो 5, प्लस बीटा 2 मीन्स जीडीपी ग्रोथ रेट का बीटा 0.3, जीडीपी ग्रोथ रेट 8 - 5 प्लस बीटा ऑफ इन्फ्लेशन 0.2 इंटू 3 - 5. अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए. ओके, ऐसे इजी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं लेकिन आ भी सकते हैं. सॉल्व कर लिया, चेक करना आंसर. द आंसर इज 13.3%. द आंसर इज 13.3%. तो ये क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एग्जाम में. अब मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं. एपीटी एंड लॉ ऑफ वन प्राइस, पैराग्राफ नंबर 58 पर आएंगे. पैराग्राफ नंबर 58 पर आएंगे. नेक्स्ट पेज पे ही मिल जाएगा. ये पैराग्राफ नंबर है 58. तो जब मैं लिखने बोलूंगा तब लिखना. अब इस थियरी का नाम क्या है? आर्बिट्रेज प्राइसिंग थियरी. आर्बिट्रेज का मतलब होता है कि अगर सेम स्टॉक अलग अलग प्राइस पे मिल रहा है दो अलग अलग मार्केट में, तो लोग क्या करेंगे? एक मार्केट में खरीदेंगे और एक मार्केट में बेच देंगे. जहां सस्ता है वहां खरीदेंगे, जहां महंगा है वहां बेचेंगे और इससे उसको फायदा होगा. इज इट राइट? लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है? प्रैक्टिकली ऐसा बहुत ही रेयरली पॉसिबल है. नेग्लिजिबल पॉसिबिलिटी है कि ऐसा होगा, क्योंकि द होल मार्केट इज फुल ऑफ पीपल वांट्स टू मेक प्रॉफिट हंग्री पीपल. ओके, प्रॉफिट के भूखे लोग बैठे हैं मार्केट में. उनको जैसे ही मौका दिखेगा वो घुस जाएंगे. जैसे ही वो लोग घुसेंगे तो डिमांड और सप्लाई का इक्वेशन चेंज होगा. जो सस्ता है उसका प्राइस बढ़ने लगेगा क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ गई. जो महंगा है उसका प्राइस घटने लगेगा क्योंकि वहां पे लोग बेचने लग गए, सप्लाई बढ़ गई. तो एपीटी एंड लॉ ऑफ वन प्राइस का मतलब है द लॉ ऑफ वन प्राइस रिक्वायर दैट एनी टू फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और पोर्टफोलियो, दो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट या पोर्टफोलियो जिनका रिस्क और रिटर्न प्रोफाइल सेम है, शुड सेल फॉर द सेम प्राइस. आपकी बुक में अंडरलाइन किया मैंने सेकेंड पैराग्राफ में. नो नीड टू राइट. ओके, दो स्टॉक जिनका रिस्क और रिटर्न प्रोफाइल सेम है उनकी प्राइस भी सेम होनी चाहिए. और अगर ऐसा नहीं होगा तो आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी आएगी. ऐसा अगर नहीं होता है तो आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी आएगी. इफ दिस इज नॉट ट्रू देन अ प्रॉफिट कुड बी मेड बाय, डोंट राइट, लिखा हुआ बुक में सेकेंड पैराग्राफ जो अंडरलाइंड है. इफ दिस इज नॉट ट्रू देन अ प्रॉफिट कुड बी मेड बाय सेलिंग शॉर्ट द सिक्योरिटी और द पोर्टफोलियो विथ लोअर रिटर्न एंड बाइंग द सिक्योरिटी और पोर्टफोलियो विथ हायर रिटर्न. तो हम इस सिंपल से रूल को अभी ध्यान में रखना है आपको कि अगर रिस्क रिटर्न प्रोफाइल सेम है, प्राइसेस डिफरेंट है, तो हम क्या करेंगे? द सिक्योरिटी विथ लोअर रिटर्न उसको बेचेंगे, द सिक्योरिटी विथ हायर रिटर्न उसको बाय करेंगे. सिक्योरिटी विथ लोअर रिटर्न को शॉर्ट करना है एंड द सिक्योरिटी और पोर्टफोलियो विथ हायर रिटर्न वी विल बाय. ओके, सो इफ वन पर्सन डज इट, others will also do the same thing, and when everybody start doing the same thing, due to demand and supply, again the price of the two securities will become the same. Is it right? तो अभी इस आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लिखेंगे नोटबुक में. एक एग्जाम्पल मैं आपको करवाऊंगा और एक एग्जाम्पल आपकी बुक में प्रिंटेड है. ठीक है, तो दो प्रैक्टिस हो जाएगी.
नोटबुक निकालेंगे और वहां पर एक क्वेश्चन लिखना, पहले हेडिंग लिखना एपीटी एंड लॉ ऑफ वन प्राइस। ये क्वेश्चन अभी एग्जाम में आया नहीं है, बस वेट कर रहा है, अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। एपीटी एंड लॉ ऑफ वन प्राइस, राइट डाउन क्वेश्चन। कंसीडर अ सिंगल फैक्टर एपीटी वर्ल्ड। एपीटी वर्ल्ड में सिंगल फैक्टर भी हो सकता है। यूजुअली अभी तक हमने जो 5-6 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वहां पर 2, 3, 4, 5 फैक्टर दिए हुए थे, लेकिन एक फैक्टर भी हो सकता है। सिंगल फैक्टर एपीटी वर्ल्ड इज लाइक अ सीएपीएम, ओके, तो डजंट मैटर। लिखो कंसीडर सिंगल फैक्टर एपीटी वर्ल्ड। 3 कॉलम ड्रॉ करेंगे, स्टॉक, बीटा, एक्सपेक्टेड रिटर्न। स्टॉक, बीटा, एक्सपेक्टेड रिटर्न। 3 स्टॉक दिए जाएंगे आपको, ए बी सी। बीटा दिया जाएगा 2.5, 1.5, 0.2 और एक्सपेक्टेड रिटर्न दिया हुआ है 16%, 12%, 8%। क्वेश्चन में लिखा हुआ कंस्ट्रक्ट एन आर्बिट्रेज पोर्टफोलियो। कंस्ट्रक्ट एन आर्बिट्रेज पोर्टफोलियो। कंस्ट्रक्ट एन आर्बिट्रेज पोर्टफोलियो। अब एक आर्बिट्रेज पोर्टफोलियो मतलब न तो हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है, जीरो इन्वेस्टमेंट, जीरो रिस्क, फिर भी प्रॉफिट। तो ब्रैकेट में लिखना नो रिस्क एंड नो इन्वेस्टमेंट, स्टिल you will earn profit. No risk, no investment, and still you will earn the profit. Okay? तो अब इसको ध्यान से देखना है कि आपको पोर्टफोलियो स्टॉक ABC दिया हुआ और उनका एक्सपेक्टेड रिटर्न दिया हुआ है। सबसे लोवेस्ट बीटा किसका है? C का है, और सबसे हाईएस्ट बीटा किसका है? A का है, राइट? तो हम क्या करेंगे, A और C, ए और सी का एक पोर्टफोलियो क्रिएट करेंगे। ए और सी का एक पोर्टफोलियो क्रिएट करेंगे और उसका बीटा कितना होना चाहिए? उसका बीटा होना चाहिए बी के बराबर। वी विल क्रिएट अ पोर्टफोलियो ऑफ ए एंड सी हुज बीटा शुड बी इक्वल टू बीटा ऑफ स्टॉक। ठीक है, मतलब हमारे जो पोर्टफोलियो का बीटा होगा वो बी के बीटा के बराबर होगा। बी का रिटर्न आपको 12% दिया हुआ है, इसका मतलब हमारे पोर्टफोलियो का रिटर्न भी 12 होना चाहिए क्योंकि उसका बीटा भी सेम है। लेकिन अगर उसका रिटर्न 12 से डिफरेंट आया तो इसका मतलब है कि दोनों का रिस्क तो सेम है बट दोनों का एक्सपेक्टेड रिटर्न डिफरेंट है, एंड दिस विल गिव राइज टू आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी। ओके, कई बार स्टूडेंट पूछते हैं कि हमने ए और सी को ही क्यों चुना। ए और सी को इसलिए चुना क्योंकि बी का बीटा ए और सी के बीच में है, इससे हमारा कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाता है। क्या हम ए और बी का बीटा लेके सी के साथ इक्वेट कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन क्या होगा आप देखेंगे इनका बीटा बहुत हाई है सी से, तो वेट्स नेगेटिव में आना चालू हो जाएगा। वेट्स विल कम इन नेगेटिव, और नेगेटिव नंबर्स के साथ डील करने में कई बार क्या होता है, कैलकुलेशन एरर हो सकता है। क्या हम बी और सी को मिक्स करके ए बना सकते हैं, ए के बीटा के साथ मैच कर सकते हैं? वो भी कर सकते हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा कि यहाँ पे थोड़े कैलकुलेशंस कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, इसलिए बेटर यही होगा कि आप जो लोवेस्ट और जो हाईएस्ट बीटा के जो स्टॉक्स हैं उनको मिक्स करके जो बीच में जो स्टॉक का बीटा है उसके बीटा के साथ इक्वेट करेंगे। दिस विल बी मैथमेटिकली सिंपलर कंपेयर टू अदर कॉम्बिनेशंस, राइट? और कोई कारण नहीं है। सो अभी आंसर लिखेंगे, लेट अस कंस्ट्रक्ट एन हाइपोथेटिकल पोर्टफोलियो डी। लेट अस कंस्ट्रक्ट एन हाइपोथेटिकल पोर्टफोलियो डी comprising of A and C
comprising of A and C with the beta equal to 1.5 with the beta equal to 1.5। ठीक है, ए और सी का एक पोर्टफोलियो बनाएंगे जिसका बीटा 1.5 होगा। तो उसके लिए अब आपको क्या निकालना होगा, गेस करो। उसके लिए आपको वेट ऑफ ए एंड वेट ऑफ सी निकालना होगा। पोर्टफोलियो बीटा इज वेटेड एवरेज बीटा। आपको ए और सी का बीटा पता है, उनका वेट्स निकालना है। एक का वेट W अज्यूम कर लो, दूसरे का वेट 1 माइनस W हो जाएगा, और उसके बाद आप इक्वेशन सॉल्व करके वेट्स निकाल सकते हैं। तो पहले हम इस स्टेप्स को क्रॉस करते हैं कि दोनों का वेट कितना होना चाहिए, राइट। लिखो, लेट वेट ऑफ ए बी W, लेट वेट ऑफ ए बी W एंड वेट ऑफ सी बी 1 माइनस W। एक ऐसा पोर्टफोलियो क्रिएट करेंगे जिसका बीटा 1.5 हो। उसमें दो सिक्योरिटी है, ए और सी। ए का वेट हमने अज्यूम किया है W, सी का वेट अज्यूम किया है 1 माइनस W। अब आपको एक इक्वेशन सॉल्व करके मुझे W की वैल्यू निकाल के बतानी होगी। लिखेंगे पोर्टफोलियो बीटा इक्वल टू, पोर्टफोलियो बीटा इज इक्वल टू W इंटू 2.5 प्लस 1 माइनस W इंटू 0.2 प्लस 1 माइनस W इंटू 0.2, और ये बीटा हमें चाहिए 1.5। 1.5 इज इक्वल टू 2.5 W, ये हो गया 2.5 W, और यहां पर आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 इंटू 1 प्लस 0.2, 0.2 इंटू माइनस W माइनस 0.2 W। अब आप इसको सॉल्व करके W की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसा हमने कल परसों भी एक क्वेश्चन में किया था, जहां पर आपको दो स्टॉक का वेट्स निकालना था। हर बार ऐसे ही करना है, ठीक है। तो अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो W की वैल्यू आएगी 13/23। इसको 13/23 रहने दो, या अगर पॉइंट्स में लिखना है तो 4-5 डिजिट ले लो ताकि राउंडिंग ऑफ एरर ना हो। एंड 1 माइनस W विल बिकम 10/23। अगर जिन्होंने फ्रैक्शन में लिखा है 4-5 डिजिट लिख दो, ठीक है, तो कम से कम राउंडिंग ऑफ एरर होगा। चेक कर लेना पहले, इतना हमें आना ही चाहिए कैलकुलेट करना, ठीक है। ये कैलकुलेशन हमें आना ही चाहिए। 13/23 एंड 10/23, ये बन गया मेरा पोर्टफोलियो ऑफ ए एंड सी जिसका बीटा है 1.5। क्या हम इस पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न अब निकाल सकते हैं? कैसे निकालेंगे? पोर्टफोलियो रिटर्न इज इक्वल टू वेटेड एवरेज रिटर्न। वेट्स मिल गया, रिटर्न क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो वेट ऑफ ए इंटू रिटर्न ऑफ ए प्लस वेट ऑफ सी इंटू रिटर्न ऑफ सी will give me the portfolio return of this hypothetical portfolio D। लिखिए, expected return from portfolio D, expected return from portfolio D, expected return from portfolio D is equal to 13/23 into 16, ये हो गया ए का, प्लस 10/23 इंटू 8, 10/23 इंटू 8 सॉल्व करना, तो ये आपका आंसर लगभग 12.52% आएगा। अब इसको आपको क्या करना है, बी के एक्सपेक्टेड रिटर्न से कंपेयर करना है। नीचे लिखेंगे समरी। 12.52% आ गया सबका, थोड़ी स्पीड बढ़ाओ, ओके। अब लिखना समरी। ये समरी क्या, कंपैरिजन करने के लिए, आपको बताने के लिए कि अब देखो क्या होने वाला है। 3 कॉलम ड्रॉ करना, पोर्टफोलियो बीटा रिटर्न, पोर्टफोलियो बीटा रिटर्न। एक तरफ बी है जिसका बीटा 1.5 है और जिसका एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% है। एक तरफ अभी हमने पोर्टफोलियो डी क्रिएट किया जिसका बीटा 1.5 है, क्योंकि हमने बीटा 1.5 लेकर ही इक्वेशन सॉल्व किया, और बाद में जो वेट्स आए हैं उसके बेसिस पे हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न 12.52% आ रहा है। तो ये तो कुछ आर्बिट्रेज वाली स्थिति आ गई है। जब दोनों का बीटा सेम है
तो दोनों का एक्सपेक्टेड रिटर्न भी सेम आना चाहिए था। बी का एक्सपेक्टेड रिटर्न कम है, डी का एक्सपेक्टेड रिटर्न हाई है। तो अब आपको पूछ रहे हैं कि हाउ विल यू क्रिएट एन आर्बिट्रेज पोर्टफोलियो। तो हमारे आर्बिट्रेज पोर्टफोलियो में अब क्या करेंगे, जो कम रिटर्न दे रहा है उसको सेल करेंगे। शॉर्ट सेल बी, शॉर्ट सेल बी करेंगे तो पैसे आएंगे, और जितने अमाउंट आएंगे उसको हम डी में इन्वेस्ट कर देंगे। थोड़ी देर के लिए मान लो कि बी 1000 रुपए का हमने बी बेच दिया, शॉर्ट किया हमने, शॉर्ट करेंगे तो आज पैसे आएंगे, और उस 1000 रुपए को हमने डी में इन्वेस्ट कर दिया। 1000 आया, 1000 इन्वेस्ट किया, हमारा इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, 0, नेट इन्वेस्टमेंट 0। बी हमने शॉर्ट किया है, डी हमने लॉन्ग किया, बाई किया है। तो एक का बीटा 1.5 है, दूसरे का बीटा 1.5 है, एक शॉर्ट है एक लॉन्ग है, एक सेल किया एक बाई किया, तो बीटा बीटा भी आपस में कैंसिल कर जाएगा। एक आपने बेचा, एक आपने खरीदा है। 1.5 बीटा वाले एक पोर्टफोलियो को आपने शॉर्ट किया, 1.5 बीटा को आपने बाई किया है, तो बीटा बीटा भी कैंसिल हो गया, 0 रिस्क 0 इन्वेस्टमेंट। लेकिन अब क्या होगा, एक साल के बाद 1000 रुपए मैंने इन्वेस्ट किया है तो मुझे उस पर 12.52% रिटर्न मिलेगा। 1000 का 12.52% यानी 125 रुपया 20 पैसे मिलेगा। जबकि पोर्टफोलियो बी में जिसको हमने शॉर्ट किया है उसमें मुझे 120 रुपए का नुकसान होगा, क्योंकि जब आप कोई चीज शॉर्ट करते हैं और उसकी वैल्यू बढ़ती है तो आपको हाइयर वैल्यू पे खरीदना पड़ता है उसको दोबारा। आज हमने 1000 में शॉर्ट किया, एक साल के बाद उसकी वैल्यू 12% से बढ़ जाएगी, यानी 1120 हो जाएगी, तो मुझे 120 का घाटा होगा। लेकिन 120 का घाटा और 125 रुपए 20 पैसे का फायदा, फिर भी मुझे 5 रुपए 20 पैसे का फायदा ही होगा। इज इट राइट? तो अब हम नीचे लिखेंगे, both B and D have same beta, both B and D have same beta, but D has higher return, but D has higher return। तो आर्बिट्रेज पोर्टफोलियो क्रिएट करने के लिए क्या करना है, जिसका एक्सपेक्टेड रिटर्न लो है उसको सेल करेंगे, और जिसका एक्सपेक्टेड रिटर्न हाई है उसको बाय करेंगे। लिखेंगे, let us assume that the arbitrager, let us assume that the arbitrager मतलब the person who does arbitrage, उसको बोलते हैं arbitrager, short sales B for ₹1000, short sales B for ₹1000। शॉर्ट सेल करेंगे बी को आज, तो 1000 रुपए में मिलेंगे। आज पहले बेचो बाद में खरीदो, शॉर्ट सेल मतलब पहले बेचो बाद में खरीदो। एंड इन्वेस्ट द प्रोसीड्स इन डी, ओके, एंड इन्वेस्ट द प्रोसीड्स इन डी, लिख दिया। अब एक लाइन और लिखना जो स्क्रीन पे नहीं था, देयरफॉर द नेट इन्वेस्टमेंट विल बी 0, देयरफॉर the net investment will be 0, therefore the net investment will be 0। अब एक लास्ट स्टेप क्या करेंगे, आर्बिट्रेज प्रॉफिट निकालेंगे, उसको अच्छे से प्रेजेंट करना है। समरी ऑफ आर्बिट्रेज गेन, समरी ऑफ आर्बिट्रेज गेन, समरी ऑफ आर्बिट्रेज गेन, यहां तक आपको एग्जाम में जाना है। समरी ऑफ आर्बिट्रेज गेन 5 कॉलम ड्रॉ करना, पोर्टफोलियो, बीटा, पोजीशन, अमाउंट, कैश फ्लो, पोर्टफोलियो, बीटा, पोजीशन, अमाउंट, कैश फ्लो, राइट। तो पहले मैं लिखूंगा बी, पोर्टफोलियो बी का बीटा कितना है 1.5, पोजीशन हमने ली शॉर्ट यानी बेचा, आज बेचेंगे बाद में बाय करेंगे, उसको बोलते हैं शॉर्ट पोजीशन। तो आज आप बेच कैसे सकते हो, बाय बोरिंग द स्टॉक फ्रॉम समवन एल्स, दैट इज कॉल्ड स्टॉक बोरिंग एंड लेंडिंग मैकेनिज्म। फिलहाल आप मान के चलो कि ऐसा आसानी से हो सकता है, प्रैक्टिकली थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि आपको काफी रेगुलेशंस वगैरह फॉलो करने पड़ेंगे। अमाउंट कितना शॉर्ट किया था हमने आज 1000, तो 1000 आया,
लेकिन 1 साल के बाद 12% का घाटा होगा हमें, क्योंकि 1000 रुपए का जो स्टॉक था 12% रिटर्न दे रहा, मतलब उसकी वैल्यू हो जाएगी 1000, टाइप करो कैलकुलेटर पे 1000 प्लस 12%, तो उसकी वैल्यू हो गई 1120। 1000 में आपने सेल किया और 1120 में बाई करेंगे तो कितने का घाटा हुआ? 1000 में सेल किया, 1120 में बाई किया, परचेस का अमाउंट ज्यादा है, 1120 माइनस 1000 करो, अभी 120 का घाटा हुआ, ब्रैकेट में लिखना। अभी पोर्टफोलियो डी लिखेंगे यहां पे, पोर्टफोलियो डी। तो पोर्टफोलियो डी का बीटा भी 1.5 है, तो एक आप 1.5 बीटा वाले स्टॉक को शॉर्ट कर रहे हो और एक को आप बाई कर रहे हो, बाई को हम बोलते हैं लॉन्ग पोजीशन। तो बीटा बीटा भी कैंसिल, रिस्क कैंसिल, कैश फ्लो कैंसिल, लॉन्ग किया 1000 रुपए आउटफ्लो हुआ। तो आज मेरे पास 0 इन्वेस्टमेंट है, 0 रुपया आज मेरे को मिला, नो इन्वेस्टमेंट नो रिस्क, बीटा बीटा भी कैंसिल, अमाउंट कैंसिल। लेकिन 1 साल के बाद मुझे कितने रिटर्न की उम्मीद है? 12.52% की, यानी 1000 रुपए का मेरा इन्वेस्टमेंट बढ़कर हो जाएगा, कैलकुलेटर पे 1000 लेना प्लस 12.5% करना, 52% करना, तो आपका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू हो जाता है 1125 रुपए 20 पैसे, 1125 रुपए 20 पैसे। ओके, 1000 रुपए माइनस कर दो तो आपका प्रॉफिट कितने का आया? 125.20। अब देखना, अब मैं सभी कॉलम का टोटल करूंगा तो क्या होगा? ये बीटा एक शॉर्ट है एक लॉन्ग है, तो नेट रिस्क 0 हो गया, नेट रिस्क 0, आप यहां पर भी 0 लिख सकते हो। इन्वेस्टमेंट आज 0 है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ा अपनी जेब से। लेकिन 1 साल के बाद हमें 5.20 सरप्लस कैश जनरेट हुआ, सब कट कटा के, सब पोजीशन वाइंड अप करके हमारे पास 5.20 बच गया, एंड दैट इज कॉल्ड आर्बिट्रेज प्रॉफिट। अब ये कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि ये 1000 रुपए यहाँ पे कहां से आया? क्वेश्चन में 1000 तो कहीं नहीं दिया, 1000 रुपए हमने अज्यूम किया है इजी कैलकुलेशन के लिए। आप 100 भी ले सकते हो, 1 लाख भी ले सकते हो, जैसी आपकी श्रद्धा, ठीक है। ये तो कैंसिल होना ही है, बस ये 2 फिगर यहाँ पे ठीक से लिखना, राइट। तो दिस इज द प्रॉब्लम ऑन आर्बिट्रेज अंडर एपीटीएम। हमारे एग्जाम में अगर आएगा तो सिंगल फैक्टर आर्बिट्रेज ही आएगा, मल्टी फैक्टर आर्बिट्रेज वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा होमवर्क के लिए, क्या होमवर्क करेंगे? बोलो हाँ, ऐसे थम्स अप करो, यस। तो एक होमवर्क लिखना, अपने से ही करना, अपने से चेक करना है। लिखना, कंसिडर अ सिंगल फैक्टर एपीटी वर्ल्ड, कंसिडर अ सिंगल फैक्टर एपीटी वर्ल्ड। तीन कॉलम, स्टॉक, बीटा, एक्सपेक्टेड रिटर्न, स्टॉक ए बी सी, स्टॉक ए बी सी, बीटा 1.5, 1, 1.2, एक्सपेक्टेड रिटर्न 20%, 15%, अगेन 20%। कंस्ट्रक्ट एन आर्बिट्रेज पोर्टफोलियो, कंस्ट्रक्ट एन आर्बिट्रेज पोर्टफोलियो, सेम प्रॉब्लम, सिर्फ डेटा चेंज किया है। तो आप क्या करना, होमवर्क में देखना किसका बीटा लोवेस्ट है, बी, और किसका बीटा हाईएस्ट है, ए। तो इस बार ए और बी का एक पोर्टफोलियो बनाना जिसका नाम देंगे डी, और उसका बीटा होगा 1.2 के बराबर। फिर ए और बी का वेट्स निकाल लेना, उसके बाद जो पोर्टफोलियो डी बनाओगे उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना और उसे सी के एक्सपेक्टेड रिटर्न के साथ कंपेयर करना। जिसका एक्सपेक्टेड रिटर्न कम रहेगा उसको शॉर्ट करना, और जिसका एक्सपेक्टेड रिटर्न हाई रहेगा उसको बाय करना, और उसके बाद एक समरी बनाना, ठीक है। ये आंसर आप करेंगे। ऐसा एक सिमिलर क्वेश्चन आपकी बुक में पैराग्राफ 58 में प्रिंटेड है, इसलिए हो जाने के बाद आप आंसर वहां से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। पैराग्राफ 58 में आप नीचे देखोगे तो एग्जाम्पल प्रिंटेड है, ठीक है।
वो एग्जाम्पल का डेटा ही मैंने यूज करके ये क्वेश्चन आपके लिए बनाया है। तो होमवर्क हो जाने के बाद आप अपनी बुक से ही आंसर चेक करेंगे, और जिनको एक्सप्लेनेशन भी पढ़ना है वहां पर एग्जाम्पल के नीचे अच्छे से एक्सप्लेनेशन भी लिखा गया है ताकि आप पढ़ सकें उसको, राइट। अब एक और क्वेश्चन लेंगे आर्बिट्रेज का, क्वेश्चन नंबर 113। कुछ पेजेस आगे बढ़िए, कुछ पेजेस आगे बढ़िए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है 113। आ गए पेज 63 ऑफ दिस चैप्टर। क्वेश्चन आरटीपी में आ चुका है, मई 2010 की आरटीपी में, अभी बहुत जल्दी आपकी एग्जाम में भी आने वाला है। मिस्टर एक्स हैज एस्टिमेटेड प्रोबेबल अंडर डिफरेंट मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन फॉर द फॉलोइंग 3 स्टॉक्स। प्रोबेबल रिटर्न लिखना चाहिए था। मिस्टर एक्स हैज एस्टिमेटेड प्रोबेबल रिटर्न्स अंडर डिफरेंट मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस फॉर द फॉलोइंग 3 स्टॉक्स। ये टेबल आपकी बुक में भी बना हुआ है। 3 स्टॉक दिए हुए हैं, हिम आइस लिमिटेड, कालाहारी बायोटेक, प्यूमा सॉफ्टेक। ठीक है, ऐसे अजीब अजीब नाम से डरना नहीं है। करंट प्राइस दिया हुआ है 12/18/60। रेट ऑफ रिटर्न इन परसेंटेज ड्यूरिंग डिफरेंट मैक्रो इकोनॉमिक सिनारियोज, यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक सिनारियो क्या क्या हो सकते हैं और उस सिचुएशन में क्या रिटर्न मिलेगा इन स्टॉक से, ये एक एनालिस्ट ने एस्टिमेट किया है। रिसेशन अगर हुआ तो हिम आइस में नेगेटिव है, कालाहारी बायोटेक में 20 है और प्यूमा सॉफ्टेक में 18 है। उसी तरह मॉडरेट ग्रोथ में दिया हुआ 15, 12, 20। बुम, हिम आइस 35, वाह, ये -5 और ये 15। अब इसमें खास बात आप देखोगे, प्यूमा सॉफ्टेक में तीनों सिनारियों में 18, 20, 15 पॉजिटिव है, जबकि हिम आइस और कालाहारी बायोटेक को देखोगे तो कहीं कहीं नेगेटिव भी है। मतलब प्यूमा सॉफ्टेक में आपको पॉजिटिव रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा, चाहे रिसेशन हो, मॉडरेट ग्रोथ हो या बूम हो, लेकिन बाकी दो में आपको पॉजिटिव या नेगेटिव भी हो सकता है, राइट। क्वेश्चन समझ में आ गया अभी तक? अब कहानी में ट्विस्ट है। मिस्टर एक्स इज एक्सप्लोरिंग इफ इट इज पॉसिबल टू मेक आर्बिट्रेज प्रॉफिट फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन। मिस्टर एक्स बैठे बैठे सोच रहा है कि क्या इस इंफॉर्मेशन से मैं आर्बिट्रेज प्रॉफिट अर्न कर सकता हूं। ये क्वेश्चन पहले के सभी क्वेश्चन से अलग है, तो आपको एकदम वापस फ्रेश थिंकिंग अप्लाई करनी होगी। रिक्वायर्ड यूजिंग द अबव इंफॉर्मेशन कंस्ट्रक्ट एन आर्बिट्रेज पोर्टफोलियो एंड शो द पे ऑफ अंडर डिफरेंट इकोनॉमिक सिनारियोज। एक तो आपको आर्बिट्रेज पोर्टफोलियो क्रिएट करना है, उसके लिए हमें इन तीनों में से कुछ स्टॉक बाई और कुछ स्टॉक सेल करने होंगे, इस ढंग से कि हमारा नेट इन्वेस्टमेंट जीरो हो, इस ढंग से कि हमारा नेट इन्वेस्टमेंट जीरो हो। और उसके बाद हम जो आप पोर्टफोलियो क्रिएट करेंगे उसमें हम देखेंगे कि रिसेशन हुआ तो उस पोर्टफोलियो का नेट रिटर्न क्या होगा, मॉडरेट ग्रोथ रहा तो उस पोर्टफोलियो का रिटर्न क्या होगा, और बूम पीरियड में उस पोर्टफोलियो का रिटर्न क्या होगा। अगर तीनों सिनारियों में आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब आपने एक सही आर्बिट्रेज पोर्टफोलियो पकड़ा है। एंड शो द पे ऑफ अंडर डिफरेंट इकोनॉमिक सिनारियो। अब यहां इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा कि हम पोर्टफोलियो कैसे कंस्ट्रक्ट करें कि हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट जीरो हो। तो उसके लिए आपको प्राइस देखना होगा। एक का प्राइस है 12, 18, 60। अब एग्जाम में कुछ ना कुछ इस तरह से दिया जाएगा कि आपका काम इजी हो जाए। जैसे 12 + 18 होता है 30 और यह 60। इसका मतलब है एक यूनिट ऑफ प्यूमा सॉफ्टेक इज इक्वल टू 2 यूनिट्स ऑफ हिम आइस एंड 2 यूनिट्स ऑफ कालाहारी।
12 और 18 30 हुआ ना, एग्जाम में ऐसा कुछ ना कुछ दिया जाएगा, आपका काम इजी होगा ना। तो आप कुछ कॉम्बो ट्राई करना कि आपका किसी दो का टोटल तीसरे के टोटल से बराबर हो जाए, उतना आप कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, एक पोर्टफोलियो क्रिएट कर लेना है और उसके बाद हम तीनों सिनारियो में उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालेंगे। और अगर तीनों पॉजिटिव आया तो हमारा पोर्टफोलियो सही है। तो अब आपको क्या करना चाहिए, किस स्टॉक को बाई करना चाहिए और किस स्टॉक को सेल करना चाहिए। तो आपको देखना है कि किस स्टॉक पे मुझे पॉजिटिव रिटर्न मिलना ही मिलना है। जैसे प्यूमा सॉफ्टटेक में आपको पॉजिटिव रिटर्न मिलना ही मिलना है, तो एक इसको बाई कर लो। एक इसको बाई करने के लिए आपको लगेंगे 60 रुपए। 60 रुपए हमें अपनी जेब से नहीं लगाना है, दूसरे स्टॉक को बेच करके लगाना है। तो हम दो स्टॉक हिम आइस का सेल करेंगे तो 24 रुपए आएंगे। दो स्टॉक कालाहारी बायोटेक को सेल करेंगे तो 36 रुपए आएंगे, 36। वो 24 प्लस 36, ये 60 रुपया यूज करेंगे हम प्यूमा सॉफ्टटेक को बाय करने के लिए। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट 0 है और उसके बाद हम रिटर्न कैलकुलेट करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस डेटा गिवन। अगर तीनों सिनारियों में मुझे पॉजिटिव रिटर्न आ रहा है तो दैट इज माय आर्बिट्रेज पोर्टफोलियो। ओके, तो एक बार पहले मैं आपको एक नोट विस्तार से लिखवा देता हूं, डिटेल में एक नोट लिखवा देता हूं। जब आप रिवाइज करेंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा वापस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, VVIMP लिखो आंसर। कंस्ट्रक्शन ऑफ एन आर्बिट्रेज पोर्टफोलियो, कंस्ट्रक्शन ऑफ एन आर्बिट्रेज पोर्टफोलियो requires formation of zero investment portfolio, requires formation of a zero investment portfolio, requires zero investment portfolio. Second point, the portfolio must not give negative return. The portfolio must not give negative return. The portfolio must not give negative return. तीसरा लिखना, from the data given, we find that Puma is the only stock। तो ऐसा आपको एग्जाम में ध्यान से देखना है कि किस स्टॉक पे नेगेटिव रिटर्न नहीं है तो उसको बाय कर लेना, ठीक है। प्यूमा इज द ओनली स्टॉक विच प्रोवाइड्स पॉजिटिव रिटर्न अंडर ऑल इकोनॉमिक सिनारियोज, while other stocks करेंगे, while other stocks sometimes offer negative returns। अदर स्टॉक्स मतलब कौन कौन, हिम आइस एंड कालाहारी बायोटेक ऑफर्स नेगेटिव रिटर्न, कहीं कहीं उनमें नेगेटिव भी है। वन पॉसिबल आर्बिट्रेज पोर्टफोलियो कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय, वन पॉसिबल आर्बिट्रेज पोर्टफोलियो कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय। देखो अलग अलग कॉम्बिनेशन आप ट्राई कर सकते हो, इसलिए हमने लिखा वन पॉसिबल, यानी एक से ज्यादा पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय बाइंग वन स्टॉक ऑफ प्यूमा, एक प्यूमा का स्टॉक बाय करेंगे 60 रुपए लगेगा। शॉर्ट सेलिंग, पॉइंट बी 4B, शॉर्ट सेलिंग टू स्टॉक्स ईच ऑफ हिम आइस लिमिटेड एंड कालाहारी बायोटेक। दो स्टॉक बेचेंगे हिम आइस एंड कालाहारी बायोटेक का, तो इधर 60 रुपए आएगा, इधर 60 रुपए जाएगा। ये कॉम्बिनेशन आपको ट्राई करना एग्जाम में, ठीक है। कोई और फिगर से आया तो आपको ऐसा कॉम्बिनेशन ट्राई करना है कि आपका जो सेल प्रोसीड्स फ्रॉम शॉर्ट सेलिंग है इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ बाइंग द स्टॉक। ओके, क्वेश्चन इस ढंग से दिया जाएगा कि आप आसानी से कर सकें, डोंट वरी।
स्टेप नंबर 5 लिखना, पॉइंट नंबर 5, कैलकुलेशन ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए, बोलो 0। लिख के दिखाना पड़ेगा आपको, राइट हैंड साइड रुपीज। पॉइंट नंबर 5, कैलकुलेशन ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, रुपीज। क्या क्या किया हमने? हमने 2 हिम आइस के शेयर बेचे हैं। सेल 2 शेयर्स ऑफ हिम आइस, शॉर्ट सेलिंग, ब्रैकेट में लिख दो शॉर्ट सेलिंग। कितना अमाउंट मिलेगा? 12 इंटू 2, 12 इंटू 2, 24 रुपया इनफ्लो। ये मैंने इनफ्लो भी लिख दिया है। शॉर्ट सेल करेंगे, कैश इनफ्लो होगा आज। बी, सेल 2 शेयर्स ऑफ कालाहारी इन्फोटेक, 18 इंटू 2, वापस ब्रैकेट में लिखना इनफ्लो, 36 इनफ्लो, ब्रैकेट में इनफ्लो, ब्रैकेट में शॉर्ट सेल। देन सी, बाई 1 शेयर ऑफ प्यूमा सॉफ्टेक, बाई 1 शेयर ऑफ प्यूमा सॉफ्टेक। प्यूमा सॉफ्टेक एक शेयर कितने में बिक रहा है अभी? 60 रुपए में। आउटफ्लो लिख दो यहां पे, आउटफ्लो 60। वैसे मैंने यहाँ पे साइंस दिए हैं, पॉजिटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव। तो हमारा नेट इन्वेस्टमेंट आज के दिन होना चाहिए 0, और फ्यूचर में हमें पॉजिटिव रिटर्न मिलना चाहिए, चाहे रिसेशन हो, मॉडरेट हो या बूम हो। अब हमें वो प्रूफ करना है कि फ्यूचर में हमें तीनों सिनारियोज में पॉजिटिव रिटर्न मिलना चाहिए। अगर वैसा होता है तो इस पोर्टफोलियो को हम बोलेंगे आर्बिट्रेज पोर्टफोलियो। इज इट राइट? अब यहां पर मैं आपको 4 बातें बता दूं। कौन सी 4 बातें? कि अगर आप बाई करेंगे, अगर आप बाई करेंगे और रिटर्न पॉजिटिव हुआ, जैसे आपको एक रिसेशन में पॉजिटिव 18 दिया हुआ है, तो आपको फायदा होगा। और अगर आपको रिटर्न नेगेटिव दिया है और आपने बाई किया है तो नुकसान होगा। ठीक है, बाई करेंगे, रिटर्न पॉजिटिव है तो फायदा होगा, रिटर्न नेगेटिव है तो नुकसान होगा। लेकिन अगर आपने शॉर्ट किया है तो रिवर्स है। अगर रिटर्न पॉजिटिव दिया हुआ है प्रॉब्लम में, तो शॉर्ट किया मतलब शेयर का भाव बढ़ेगा, तो आपको हायर प्राइस पे खरीदना पड़ेगा, घाटा होगा। और अगर नेगेटिव दिया है, जैसे आपने देखा होगा बूम में -5% लिखा हुआ है, ठीक है, तो शेयर की प्राइस घटेगी। अभी आपने ज्यादा में बेचा, कम में खरीदोगे तो फायदा होगा। तो शॉर्ट वाले केस में जहां जहां पॉजिटिव फिगर है वहां हमें नुकसान होगा, और जहां नेगेटिव फिगर है वहां हमें फायदा होगा। ठीक है, शॉर्ट में अपोजिट होगा। एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं आगे तो आपको समझ में आएगा। अभी हमें निकालना है कि तीनों सिनारियो में हमें क्या इकोनॉमिक, हमें रिटर्न कितना मिलेगा। व्हाट विल बी द पे ऑफ इन द 3 सिनारियोज। तो लिखना पे ऑफ फ्रॉम आर्बिट्रेज पोर्टफोलियो, लास्ट स्टेप है 6, पे ऑफ फ्रॉम आर्बिट्रेज पोर्टफोलियो अंडर डिफरेंट मार्केट कंडीशंस। पे ऑफ फ्रॉम आर्बिट्रेज पोर्टफोलियो अंडर डिफरेंट मार्केट कंडीशंस। पे ऑफ फ्रॉम आर्बिट्रेज पोर्टफोलियो अंडर डिफरेंट मार्केट कंडीशन। हमने क्या किया याद रखना, 2 शेयर हिम आइस के बेचे हैं, 2 शेयर कालाहारी के बेचे हैं और 1 शेयर प्यूमा का बाई किया है। उन्होंने क्वेश्चन में आपको रिसेशन, मॉडरेट ग्रोथ और बूम का परसेंटेज दिया हुआ है, तो हमें कितने का फायदा या कितने का नुकसान होगा वो कैलकुलेट करना है। एक मैं आपको करके दिखाऊंगा, आपको समझ में आएगा। आप लिखो हिम आइस 2 लाइन ब्लैंक, कालाहारी 2 लाइन ब्लैंक, प्यूमा 2 लाइन ब्लैंक, नेट पे ऑफ। राइट, अभी रिसेशन में देखना क्या होगा। रिसेशन में हिम आइस में दिया हुआ -12%, सारे फिगर परसेंटेज में है। और हिम आइस के कितने शेयर खरीदे आपने? 2 शेयर्स। क्या रेट पे खरीदे? 12 रुपए पे। 2 इंटू 12, 24 रुपए आपने इन्वेस्ट किया है और वो 12% से घट जाएगा। शॉर्ट किया हमने शेयर को और उसकी वैल्यू 12% से घट जाएगी, तो आपको क्या होगा? प्रॉफिट। ठीक है, तो यहां पर हमारा प्रॉफिट होगा 12% ऑफ 24, 12% इंटू 12 इंटू 2 इक्वल टू 2.88, ये हुआ प्रॉफिट। हमने 12 में शॉर्ट किया और कम में खरीदेंगे, हायर में बेचा, कम में खरीदा, तो फायदा होगा। ठीक है,
उसके बाद कालाहारी पे आओ, कालाहारी का भाव 20% से बढ़ जाएगा। अगर आपने स्टॉक को शॉर्ट किया है और उसका रेट बढ़ गया, भाव बढ़ गया, तो आपको हाईयर प्राइस पे खरीदना होगा। शॉर्ट सेल मतलब पहले हमने उसको 18 में बेचा और बाद में हम उसको 18 से हाईयर प्राइस पे खरीदेंगे। खरीदने वाला अमाउंट ज्यादा है, बेचने वाला अमाउंट कम है, तो आपको घाटा होगा। इसलिए हमने आंसर में यहाँ पे माइनस में लिखा है 20% इंटू 18 इंटू 2 शेयर्स। ये 2 क्या है? शेयर्स है, नंबर ऑफ शेयर्स है, तो 7.2 नेगेटिव। प्यूमा में आपको हमेशा फायदा होगा, प्यूमा का टेंशन न ले, क्योंकि उन्होंने बाई किया है और तीनों केसेस में प्यूमा में आपको पॉजिटिव ही दिया हुआ है, तो प्यूमा में आपको फायदा होगा। और प्यूमा के एक शेयर आपने 60 रुपए में खरीदे थे, तो प्यूमा में रिसेशन में आपको 18% का फायदा होगा। 18% इंटू 60 इंटू 1 10.80। तो रिसेशन में आपका ये पोर्टफोलियो कितने रुपए से फायदा देकर जाएगा? रिसेशन में अगर आपने पोर्टफोलियो बनाया तो आपको 6 रुपीज 48 पैसे का फायदा होगा। 6 रुपीज 48 पैसे का, ठीक है ना? तो कोई रिस्क है ना कोई इन्वेस्टमेंट है, फिर भी 46.48 का फायदा। अब जरा मॉडरेट ग्रोथ पे आते हैं। यहाँ पे इन्होंने 15% पॉजिटिव दिया है, तो लॉस होगा क्योंकि आपने शॉर्ट किया था। 15% इंटू 24 लॉस। शॉर्ट किया था, पॉजिटिव रिटर्न है, मतलब शेयर की प्राइस 15% से बढ़ जाएगी, तो बढ़ेगी तो आपको घाटा होगा क्योंकि आपको हायर वैल्यू पे खरीदना पड़ेगा उस शेयर को। उसी तरह कालाहारी में भी नुकसान होगा। 12% इंटू 18 इंटू 2 शॉर्ट किया था, पॉजिटिव रिटर्न हुआ है, तो अगर हमने उसको 36 में बेचा तो ज्यादा प्राइस पे खरीदना पड़ेगा आपको, परचेज रेट बढ़ जाएगा क्योंकि उसकी वैल्यू 12% से बढ़ जाएगी 1 साल के बाद। तो 4.32 का घाटा, इसमें आपको फायदा होगा। एक शेयर लिया था आपने 60 रुपए में और ये 20% से बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है यहाँ 12 रुपए का फायदा हुआ। नेट फायदा कितने का हुआ? ये दोनों नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, टोटल करना 4.08, यानी कि अगर मॉडरेट ग्रोथ रहा तो आपके हाथ में आएंगे 4 रुपीज 1 पैसे। अब एक लास्ट ट्राई करते हैं, लास्ट वाला आप ट्राई करो। शॉर्ट किया है, नेगेटिव रिटर्न दिया है, तो पॉजिटिव आंसर लिखना। शॉर्ट किया है, पॉजिटिव दिया है, तो आंसर नेगेटिव हो जाएगा। और बाई किया है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव होगा। बाई पॉजिटिव पॉजिटिव। सॉल्व करेंगे, 10-15 सेकेंड में आपको देता हूं लास्ट कॉलम कंप्लीट करने के लिए। तो चलो आंसर चेक करते हैं। बूम में 35% का पॉजिटिव रिटर्न दिया हुआ है ही माइस के लिए, लेकिन आपने ही माइस को शॉर्ट किया है, तो उस केस में आपको नुकसान होगा क्योंकि 35% ज्यादा भाव पे इसको खरीदना पड़ेगा आपको। आज आपने इसको अगर 12 में बेचा था तो 1 साल के बाद 12 प्लस 35% 16.2 में खरीदना पड़ेगा। तो बचपन में गणित में सीखा है, अगर परचेस प्राइस ज्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है तो घाटा होगा। तो 2 शेयर आपने शॉर्ट किया है तो डबल घाटा, 8.40 का घाटा। यहां चेक करना, यहां नेगेटिव दिया है तो फायदा होगा आपको। 5% इंटू 18 इंटू 2 1.8 फायदा। शॉर्ट किया है, भाव घट गया, फायदा। बाई किया है, 15% का फायदा होगा। 15% इंटू 60 इंटू 19 टोटल करना 2.40, यानी बूम पीरियड में भी आपको 2.40 का फायदा होगा। अब अगर आपने पोर्टफोलियो क्रिएट किया, मान लो आपके पोर्टफोलियो क्रिएट करने के बाद रिसेशन हो गया साल भर के लिए, तो 6.48 का फायदा। मॉडरेट रहा तब भी 4.08 का फायदा, और बूम हो गया तब भी 2.40 का फायदा। तो तीनों केस में आपको फायदा ही होने वाले हैं। जीरो इन्वेस्टमेंट, लेकिन एक बात निश्चित है कि आपको फायदा ही होगा, चाहे रिसेशन हो, ग्रोथ हो या बूम हो। तो क्या ये जो पोर्टफोलियो मैंने क्रिएट किया सही था? क्या हम इसको आर्बिट्रेज पोर्टफोलियो कह सकते हैं? हाँ, कह सकते हैं।
क्योंकि जीरो इन्वेस्टमेंट है और पॉजिटिव रिटर्न है। तो आंसर लिखना नोट, देयर इज अ पॉजिटिव पे ऑफ, देयर इज पॉजिटिव पे ऑफ under all economic scenarios. There is positive payoff under all economic scenarios. This is clearly an arbitrage portfolio. This is clearly an arbitrage portfolio. This is clearly an arbitrage portfolio. तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तब इसमें एग्जाम में दिक्कत होगी, आपको इनिशियली पोर्टफोलियो क्रिएट करना। तो उसके लिए मैंने कहा है कि कुछ हिंट्स देखो कि किसमें सभी सिचुएशन में पॉजिटिव है उसमें, और कॉम्बिनेशन इस ढंग से बनाना है कि आपका नेट इन्वेस्टमेंट जीरो। तो थोड़ा ट्रायल एंड एरर करेंगे तो आपका हो जाएगा, राइट। तो दिस आंसर इज ओवर, नाउ विल टेक अ ब्रेक।